Hello friends, this is Rotash and I am a teacher of केंद्रीय विद्यालय। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 5 दिसंबर है और कल से आप KVS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके अनुसार। उससे पहले आपके लिए यह जानना ज़रूरी है कि फॉर्म भरते समय हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अभी कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था मैं, तो उसमें मैंने देखा लोगों की इतनी क्वेरीज हैं OBC से रिलेटेड, OBC MCL और CL जो सर्टिफिकेट होता है उससे रिलेटेड, EWS से रिलेटेड, और भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें आपकी मिस्टेक्स हैं, उससे रिलेटेड आप मेरा जो पूरा कमेंट सेक्शन है वो भरा हुआ है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये सारी जो डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए आपके फॉर्म भरने से पहले, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो फ्रेंड, सबसे इसलिए मैंने लिख भी लिया आपका, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी, है ना। कहीं ऐसा ना हो आप इतने समय से मेहनत कर रहे हैं या इतने समय से आप वेट कर रहे थे जिन वैकेंसियों का, आपकी एक मिस्टेक की वजह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा। तो आपने जब मेहनत की है, आपने जब इंतज़ार किया है, जो चीज़ आई है, तो उसका बेनिफिट आपको पूरा मिलना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम एक एक करके बात करेंगे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स। जिसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो PRT के लिए अप्लाई करना चाहता है उसके पास 12th में 50% से मार्क्स जो हैं वो ऊपर होने चाहिए। यदि 50% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। लेकिन यदि आपके पास ग्रेजुएशन प्लस B.Ed है और आप DLED के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस केस में आपके 12th के मार्क्स नहीं देखे जाएंगे कि कितने हैं, उस केस में आपके ओनली ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए, चाहे आपके 12th में कितने भी हो। जब आप DLED से कर रहे हैं तब आपके 12th के मार्क्स देखे जाएंगे। अब बहुत लोग ये कहेंगे सर हमारे पास तो ग्रेजुएशन प्लस में DLED है, लेकिन फिर भी आपके जो मार्क्स देखे जाएंगे वो 12th के अकॉर्डिंग देखे जाएंगे। यदि BSc प्लस में या फिर ग्रेजुएशन प्लस में B.Ed है तब आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात ये है कि आप एलिजिबल हैं तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए यदि आपके पास ग्रेजुएशन प्लस में B.Ed प्लस में PGT, आप मतलब आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो तीनों के लिए अप्लाई करें यदि आप कर सकते हैं तो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो तीनों में क्वालिफाइड कर जाते हैं, सिलेक्ट उनकी चॉइस के अनुसार होता है फिर आप कौन सा ज्वाइन करते हैं। उसके बाद जब आप TGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो आपके 12th के मार्क्स नहीं देखे जाएंगे उसमें आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाएंगे, सब्जेक्ट कम्बिनेशन के मार्क्स देखे जाएंगे और आपके देखे जाएंगे आपके तो ओवरऑल भी आपके 50% से ऊपर होने चाहिए। और जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, ठीक है, कोर सब्जेक्ट है, उसमें भी आपके जो हैं 50% से ऊपर होना चाहिए। CTET जो है वो प्राइमरी के लिए चाहिए और CTET जो सेकंड लेवल का है वो क्वालिफाइड होना चाहिए आपका TGT लेवल के लिए। PGT के लिए CTET नहीं चाहिए। तो PGT के लिए तो बोलना ही क्या, यदि उनके पास क्वालिफिकेशन है, PG है और B.Ed उनके लिए कंपलसरी है तो वो कैपेबल हैं, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये बात हो गई क्वालिफिकेशन की। इसके बाद बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए जनरल की बात कर लेते हैं। जनरल वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, OBC की बात करेंगे, जो सबसे बड़ा डाउट है। OBC वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 2 सर्टिफिकेट होते हैं, एक तो MCL का और एक CL का। जो OBC क्रीमी लेयर है और एक होता है OBC नॉन क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर है उनको किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन काफ़ी स्ट्रांग होती है। लेकिन यदि आप NCL में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आपके लिए रिलैक्सेशन भी है और आपको एज रिलैक्सेशन भी है और आपको मार्क्स में भी रिलैक्सेशन मिलेगा। अब नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है उसकी कुछ कंडीशंस हैं। आपके जो फादर मदर हैं वो A ग्रेड जॉब में नहीं होने चाहिए। यदि आपके फादर जो है B ग्रेड ऑफिसर हैं और 40 से पहले यदि वो A ग्रेड में आ जाते हैं तब भी आप क्रीमी लेयर में रहेंगे, नॉन क्रीमी लेयर में आप नहीं रहेंगे। एक कंडीशन और, यदि आपकी मदर यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब में है और वो ए सर्टिफिकेट ए ग्रेड में है, ठीक है,
40 से पहले ए ग्रेड में आ जाती हैं, फिर आप नॉन क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। ठीक है, मदर से कोई दिक्कत नहीं, फादर नहीं होने चाहिए ए ग्रेड जॉब में। यदि आपके फादर इनकम टैक्स भर रहे हो, आपके फादर करोड़ या फिर इतने रुपए ईयरली कमा रहे हैं, तो फिर आप क्रीमी लेयर में जाओगे, क्योंकि इनकम टैक्स भर रहे हैं आपके फादर। वैसे लोग कमाते हैं 15-20 लाख रुपए ईयरली, बट वो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, तो वो NCL का सर्टिफिकेट आराम से कोर्ट से बन जाता है। सर्टिफिकेट बनवाना कोई बड़ी बात नहीं है ना इंडिया में। अब हम बात करते हैं आपके लिए अभी नॉन क्रीमी लेयर के बारे में भी बात कर लेते हैं। और नॉन क्रीमी लेयर देखिए, एज रिलैक्सेशन आपके लिए 3 साल का है, और इसकी वैलिडिटी के ऊपर बात करेंगे। इसकी वैलिडिटी कितनी है? देखिए, इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल की होती है। फाइनेंशियल जो ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 30 मार्च तक, उसी के बीच में इसकी वैलिडिटी होती है, केवल 1 साल के लिए। अब यदि आपका जो ये वाला सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो गया है, उसकी वैलिडिटी जा चुकी है, तो अभी आपके पास टाइम है 20-21 दिन का, तो अभी आप ये वाला जो सर्टिफिकेट है वो आप बनवा लीजिए। इसलिए मैं ये वीडियो आज के दिन बना रहा हूँ, क्योंकि कल से आप अप्लाई कर पाएंगे, तो अभी आपके पास टाइम है। यदि शायद अब तो ऑनलाइन भी बन जाता है, और वैसे भी आप कोर्ट जाके बनवाओगे तो 3 से 4 दिन में बन जाते हैं, और यदि आपके पास जुगाड़ है तो आप 2 दिन में भी बनवा सकते हैं। अभी काफ़ी टाइम है। और आप यदि आपका एक्सपायर हो गया है तो आप एक नया सर्टिफिकेट बनवाएं, अभी काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास, 20 दिन के आसपास है। ये इतनी बात हो गई। NCL देखिए, हाँ, अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर हमारा जो सर्टिफिकेट है वो तो दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी फरवरी में एक्सपायर होगा, केवल 1-2 महीने बचे हैं, क्या हमें उससे अभी अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि जब तक यदि हमने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया और इंटरव्यू के लिए कॉल आया, वहाँ सर्टिफिकेट आपके आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होंगे, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो तो उस समय तक वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी ना उसकी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि आपकी वैलिडिटी जैसे जनवरी या फरवरी में ख़त्म होती है, तो आप उसके बाद दूसरा एक नया सर्टिफिकेट बनवाइए, है ना। उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इंटरव्यू का कॉल आता है, तो आप दोनों को ही साथ में लेकर जाएंगे। एक ये कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी एक जो कॉपी है वो भी अपने पास ज़रूर रख लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे इसकी काम आती है ना। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो फॉर्म है वो साथ में लेकर जाना होता है, उसी के अकॉर्डिंग चेक किए जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स कि आपने इस दिन अप्लाई किया था, तो इससे पहले इस डेट से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे या नहीं। SC और ST का सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि सर सेंट्रल का बनवाएं या फिर स्टेट का। देखिए, SC और ST का जो सर्टिफिकेट होता है ना, SC ST का, उसमें सेंट्रल और क्या कहते हैं स्टेट का कुछ नहीं होता है, वो एक ही बनता है। आपके पास जो भी SC ST का सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। लेकिन OBC के बारे में बताना चाहूँगा, OBC का 2 तरह का सर्टिफिकेट होता है, एक तो स्टेट का और एक होता है सेंट्रल का। क्योंकि बहुत सारे स्टेट में भी OBC अलग से होता है, अलग से कैटेगरी होती है। जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में OBC नहीं होता है, BC-B होता है, BC-A होता है। लेकिन यदि यूपी की बात करें तो वहाँ पे एक जनरल है, एक OBC है और एक SC ST है। तो स्टेट का वहाँ का, यदि आप स्टेट में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आपको अलग से वहाँ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है स्टेट का। लेकिन ये जो जॉब है केंद्रीय विद्यालय की, ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, और आपको इसमें बनवाना पड़ेगा सेंट्रल का, नॉन क्रीमी लेयर का। ठीक है फ्रेंड्स, नॉन क्रीमी लेयर का वही है, यदि इनकम के अकॉर्डिंग बन जाएगा, है ना। यदि फादर गवर्नमेंट जॉब में है तो, यदि ए ग्रेड जॉब में, तो प्लीज़ बनवाने की कोशिश मत करना, क्योंकि यदि वेरिफिकेशन हुआ बाद में आपके फादर ए जॉब में पा गए, ए ग्रेड जॉब में, तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, SC ST का मैंने बता दिया आपको कि एक ही सर्टिफिकेट बनना है, इसमें कोई सेंट्रल और वो नहीं होता है स्टेट। और EWS की बात कर लेते हैं। EWS में यदि आपके फादर की इनकम 8 लाख से कम है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन उस सर्टिफिकेट के बनने से पहले आपको बनवाना पड़ेगा इनकम टैक्स सर्टिफिकेट। ठीक है, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट बनवाने के बाद ही EWS का सर्टिफिकेट बनता है। तो 4-4 दिन का प्रोसेस है इनका बनने का, तो आप आराम से बनवा सकते हैं EWS का सर्टिफिकेट जो एलिजिबल है। वैसे EWS की जो कट ऑफ है वो कम से कम जनरल से तो कम जाएगी ही, लेकिन OBC के आसपास हो जाएगी। आपको रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही, नंबर में भी, और नंबर में ही मिलता है, एज में तो नहीं मिलेगा रिलैक्सेशन EWS वालों को। अब हम बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स रेजिडेंस प्रूफ की। रेजिडेंस प्रूफ तो सबको चाहिए भाई, आप कहीं ना कहीं के निवासी हैं, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा।
रेजिडेंस प्रूफ आप सबको आपके सबके पास होना चाहिए। देखिए आप जब अप्लाई करेंगे ना तो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करने हैं, आपका जब इंटरव्यू होगा वहाँ पे आपको शो अप करने हैं डॉक्यूमेंट। जब आप कल आप जैसे कल से आप स्टार्ट करेंगे केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म भरना, तो उसमें आपके नंबर्स मांगे जाएंगे, सर्टिफिकेट्स के नंबर, है ना, तो वो आपको फिल करने पड़ेंगे। आपसे वो नहीं मांगा जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं। देखिए पीएच की बात करें फिजिकल हैंडीकैप्ट की, जो यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ट की कैटेगरी में आ रहे हैं तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। शायद 40% से कम का कुछ इस तरह का है उनका, तो उसके यदि आप एलिजिबल हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब बात आती है देखिए मिस्टेक की बात हम कर लेते हैं कि बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी मिस्टेक्स हो रखी हैं, उसका भी उपाय बता देता हूँ आपको। देखिए आपका जो बेस सर्टिफिकेट माना जाता है ना वो 10th क्लास का माना जाता है। यदि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में सेम आपके मम्मी पापा का नाम है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि उनके सर्टिफिकेट में उनका क्या नाम है ये मैटर नहीं करता, आपके सर्टिफिकेट में क्या नाम है यदि सब में सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके सर्टिफिकेट जैसे 10th में कुछ और है, जैसे क्या कह सकते हैं कि हम पूजा देवी है, पूजा देवी आपकी मम्मी का नाम है, तो आपकी 10th में पूजा देवी है, 12th में पूजा लिखा हुआ है केवल, या फिर पूजा को POOJ आपका 10th में है और 12th में आपका PUGA है। तो इस तरह की कुछ मिस्टेक्स हैं छोटी छोटी, तो फिर दिक्कत वाली बात है। 10th आपका बेस माना जाएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना तो 10th की मार्क स्लिप को आपको हाथ में ऐसे ले लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग भी जब कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स का इंटरव्यू होता है तो वेरिफिकेशन तो सेम ही होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का भी हो चाहे परमानेंट का हो, तो वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं, है ना, टीचर्स ही करते हैं जब वो इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। तो हम 10th की मार्क स्लिप को हाथ में रखते हैं। अच्छा ये आपका बेस है, अब इससे आपके सभी सभी डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई किए जाएंगे। जैसे अभी 10th को देखकर ही मैं 12th की जो मार्क स्लिप है उसको मैच करूँगा कि अच्छा नाम इसका ये, डेट ऑफ बर्थ इसका सही है, पापा का नाम सही है, मम्मी का नाम सही है, इस तरह की चीज़ें। उससे ऐसे ही मैं आपका ग्रेजुएशन वाला मैच करूँगा और वही और डिप्लोमा वाला भी। ठीक है, तो यदि आपका 10th में जो मार्क स्लिप है वो आप चेंज नहीं करा सकते। यदि आपके 12th में कोई मिस्टेक है, यदि ग्रेजुएशन के में कोई मिस्टेक है तो आपको चेंज कराने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको करेक्शन कराना पड़ेगा। करेक्शन होगा आपका जहाँ से वो ऑरिजिनेट होते हैं आपके सर्टिफिकेट, जिस यूनिवर्सिटी से जिस बोर्ड से होते हैं वहाँ आपको जाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि आपके में कोई भी मिस्टेक है तो प्लीज़ आप वहाँ जाइए और वहाँ से आप उनसे जानकारी लीजिए। ठीक है, आप 10th का जैसे 12th के में है तो 10th का आपको मार्क्स लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही वो सही होगा, प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना आपको। आप कहेंगे कि सर 10th में ही मिस्टेक हो, जैसे आपके पास 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, चारों में सेम है और 10th के में मिस्टेक है, तो आपको मेरे ख्याल से ये चीज़ तो आपको यूनिवर्सिटी में जाके पूछनी पड़ेगी। शायद हो सकता है आपकी जन्म पत्री वगैरह आपसे मांग ले, उसमें आपका क्या नाम है, मदर का क्या नाम है, फादर का क्या नाम है, क्या डेट ऑफ बर्थ है। वहाँ भी आपको प्रूफ तो दिखाना ही पड़ेगा कि किस आधार पर हम चेंज करें, क्योंकि सबसे बड़ा सबूत आपका 10th क्लास की मार्कशीट होती है, वहाँ आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी मिस्टेक हरियाणा रेजिडेंस में है, किसी कास्ट सर्टिफिकेट में है, तो वो तो चेंज हो जाएगा, उसकी बड़ी कोई बात नहीं है। उसके लिए तो आप कह सकते हो कि या तो वो नई भी बन जाएंगे, अभी अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप नई भी बनवा सकते हैं, और यदि नहीं बनवाना चाहते तो एक एफिडेविट भी बन जाता है। जैसे आपके किसी आईडी प्रूफ में कोई मिस्टेक है तो वो तो ऑनलाइन भी सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि मैं भी इसलिए इस वीडियो को इसलिए अभी बना रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप सही करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हम आगे बात करें। देखिए फिर भी यदि आपकी कोई ऐसी बड़ा मिस्टेक है तो आप कमेंट कर देना, मैं वीडियो पे तो मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा विदिन 24 आवर। ठीक है, क्योंकि अभी टेलीग्राम पे नोट्स वगैरह भी बनाने पड़ रहे हैं डेली वाइज, जो सब्जेक्ट चेंज हुए हैं तो वो आपको देने पड़ते हैं, तो टाइम थोड़ा कम ही मिल रहा है, कमेंट का रिप्लाई मैं कम ही कर पा रहा हूँ। और यदि आपने अभी तक हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है टेलीग्राम चैनल, तो यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें। ठीक है, आपको अच्छे जो मतलब बेस्ट कह सकते हो, बेस्ट आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, पेड टेलीग्राम चैनल है, छोटी सी फीस रखी गई है बस। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी भी हम 1-2 दिन में शुरू कर देंगे। अभी बस एक सर से भी बात हुई है, वो भी मतलब साथ गई हैं, तो उनसे भी बात चल रही है, हो जाएगा आपका, है ना। चलिए अब आगे बात करें तो देखिए
हाँ, ट्रांसफ़र पॉलिसी के आप लोग काफ़ी कहते हो कि सर ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में हमें पता नहीं है, तो मैं तो ये कहूँगा अभी ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में प्लीज़ ना सोचें, है ना? पहले आप कम पढ़ाई करिए, आप अच्छी जॉब लीजिए, ठीक है? ट्रांसफ़र पॉलिसी के ऊपर भी बहुत सारी वीडियो पहले से अवेलेबल हैं। मैं भी बनाऊँगा, ऐसी बात नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि अभी आपका फ़ोकस जो है वो जॉब लेने पर हो। ट्रांसफ़र हो जाता है, बहुत ईज़ी होता है ट्रांसफ़र लेना, है ना? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको यही है हार्ड स्टेशन पर चले गए तो 3 साल आपको 1 साल गुज़ारने हैं, है ना? और यदि आपका कहीं नॉर्मल स्टेशन पे है तो नॉर्मल स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग है तो 1 साल में ट्रांसफ़र हो जाता है। बस डिपेंड करता है कि मतलब जहाँ पर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वहाँ पे वैकेंसी खाली होनी चाहिए बस। एक बात और, यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी सर्टिफ़िकेट में मिस्टेक है, ठीक है? तो आप एक काम कर सकते हैं कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस समय का आप एक एफिडेविट कोर्ट से बनवा कर लेकर जाएं, है ना? जब आप कोर्ट जाओगे तो आप जो टाइप राइटर होते हैं उधर उनको ये प्रॉब्लम बताओगे तो उनको, वो तो एक्सपर्ट होते हैं, आपके लिए एक एफिडेविट बना देंगे यदि कंसिडर हो जाता है तो, ठीक है? जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी का अगर सर्टिफिकेट है, तो वो वाले जो मिस्टेक्स हैं वो आपके कंसिडर हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपका क्वालिफ़िकेशन वाली उसमें दिक्कत है तो फिर आपको जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बोर्ड है, वहाँ से आपको सही कराना पड़ेगा। उनकी कुछ फ़ीस लगती है, उनके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ टाइम वो आपसे माँगते हैं, आपको एकदम से नहीं देंगे वो, है ना, बना के। किसी का जुगाड़ हो तो बात अलग है ना? जुगाड़ होना भी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है आज के समय पे। वैसे भी पर जुगाड़ हर किसी का नहीं होता, तो आपको उनके रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। यदि फिर भी आपकी कोई कोई भी ऐसी क्वेरी है जो मतलब क्लियर नहीं कर पाया मैं, तो आप कमेंट बॉक्स में दे देना। बहुत सारी चीज़ें सोच के बैठते हैं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं स्किप हो जाती हैं। हाँ, एक बात और, जो ओबीसी वाले सर्टिफिकेट, जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं वो 82 प्लस जो मार्क्स हैं, यदि आपके सी टेट में, सी टेट 1 में वो एलिजिबल हैं, है ना, वो अप्लाई कर सकते हैं, टीजीटी वाले भी और पीआरटी वाले भी। ये वाला भी कमेंट काफ़ी पूछा गया था कि 82 प्लस वाले बच्चे भी ओबीसी में जो हैं वो एलिजिबल हैं, क्योंकि आपके पास जो सर्टिफिकेट आया होगा डिजी लॉकर्स पर, या फिर आपका पहले का हो कभी, तो उसमें क्या है कि उसमें लिखा होगा पास्ड, और नोट करके भी लिखा होगा कि आप एलिजिबल हैं केंद्रीय विद्यालय के लिए, नवोदय विद्यालय के लिए। चलो फ्रेंड्स, ठीक है, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।